कितना 25,000 मेट्रिक टन चीनी पाकिस्तान जैसा भिखारी कंगला देश वो बांग्लादेश को सप्लाई कर रहा है? जी नहीं, वो चीनी सप्लाई कर ही नहीं रहा। वो 25,000 मेट्रिक टन हथियार हैं, गोला है, बारूद है, उनमें वो मौत का सामान है जो आपके और मेरे लिए, हम भारतीयों के लिए बांग्लादेश पहुंचाया जा रहा है। ये ट्रेनिंग सिर्फ बांग्लादेश के अंदर नहीं चल रही है। तरबेला, खैबर पख्तूनख्वा जो कि एक राज्य है पाकिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तरबेला ज़िले के अंदर जो एसएसजी का बेस है, वहाँ पे 300 हिज़्बुल तहरीर के जो आतंकवादी हैं उनकी ट्रेनिंग इस समय एसएसजी जो है वो कर रही है। और ये सारे के सारे 25-25 के बैच में 12 बैचेज में जो है 25-25 आतंकवादी जो है वो वहाँ पहुँचाए गए हैं। बांग्लादेश के अंदर नहीं, भारत के त्रिपुरा के अंदर सिर्फ सितंबर महीने में 1400 हिज़्बुल तहरीर के आतंकवादी, बांग्लादेशी आतंकवादी त्रिपुरा में पकड़े गए। ये सेम काम इन्होंने यूक्रेन में किया था, वहाँ पे तख्ता पलट हुआ। और हम आज देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध है वो किस तरीके से चल रहा है, और सेम परिस्थिति भारत और बांग्लादेश के बीच में क्रिएट करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं और सेम मोडस ऑपरेंडी अपनाई जा रही है, सेम तरीका अपनाया जा रहा है। Беспилотник, смотри, беспилотник летит. Охренеть! Вот это пиздец! Охренеть! А там народ. जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन करें, या जो लोग भारत के बाहर से देख रहे हैं वो पेपल की लिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज एक बहुत बड़ी खबर हम आपके लिए लेके आए हैं। जो हम आपको कह रहे थे, जिस चीज़ का डर था, वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे जो है अनफोल्ड होना शुरू हुई हैं। बांग्लादेश के अंदर खोजी पत्रकारों ने, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कुछ बहुत बड़े खुलासे किए हैं। और उन्होंने दावा किया है कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई है, जो दुनिया भर में जानी जाती है आतंकवाद को समर्थन करने के लिए, और जम्मू कश्मीर से लेकर के खालिस्तान और भारत के अंदर 26/11 से हमले कराने में जिसका मुख्य योगदान रहा है, और वो करता धरता रही है हर उस हमले की, आतंकवाद की, भारत में जिस भी प्रकार का जितना भी आतंकवाद हुआ है आज तक, वो कहीं ना कहीं आईएसआई से ही जुड़ा हुआ निकला है। और 75,000 से ज़्यादा भारतीयों की हत्या, और वो जो 75,000 से ज़्यादा जो भारतीय अपनी जान से गए हैं, आतंकवाद की भेंट चढ़े हैं, उस इस्लामी आतंकवाद को पालने और पोषित करने में जिस आईएसआई का हाथ है, वो किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर एक्टिव हो गई है, और बांग्लादेश के अंदर कौन कौन सी वो संस्थाएं हैं, कौन कौन से वो लोग हैं, और वहाँ की सरकार किस तरीके से उनको सहयोग प्रदान कर रही है, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत आंखें खोलने वाले खुलासे जो है वो वहाँ के बांग्लादेश के पत्रकारों ने किए हैं। आप सभी जानते हैं, हमने आपको बताया भी था कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, सो कॉल्ड प्रधानमंत्री जो केयर टेकर बने हुए हैं, मोहम्मद यूनुस, और उनकी शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वजीर आज़म हैं, उनके साथ मुलाकात हुई कायरो में, मिस्र में। उस मुलाकात के दौरान भी इसके ऊपर एक मुहर लगाई गई, और वहाँ पे आईएसआई के कुछ लोग मौजूद थे, जिसके बारे में हमने आपको अपने पिछले वीडियो में भी आपको सूचना दी थी, उसके बारे में जानकारी दी थी। और क्या क्या जानकारियां खुल के सामने आई हैं वो हम आपको बताएंगे। किस तरीके से ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी और बांग्लादेश के अंदर भी, और बहुत सारे आतंकवादी जो है वो आज आसाम एसटीएफ ने, अलकायदा के, दोबारा बोल रहा हूँ, अलकायदा के आतंकवादी जो है वो आसाम पुलिस ने, स्पेशल टास्क फोर्स जो है आसाम पुलिस की, उसने पकड़े हैं। उनका भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे, जो पकड़े गए आतंकवादी, उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। किस तरीके से जो है ड्रग्स, हेरोइन, कोकेन और इस तरीके के जो सिंथेटिक और भी बहुत सारे जो ड्रग्स हैं वो किस तरह से पाकिस्तान से बांग्लादेश स्मगल किए जा रहे हैं, और किस तरह से वो बांग्लादेश से फिर इंडिया के अंदर स्मगल किए जा रहे हैं। और ये कोई 100 किलो 200 किलो, जिस तरह पंजाब के बॉर्डर पे होता है, कोई 25 किलो का आपने पकड़ लिया, कोई 20 किलो का आपने वो पकड़ लिया, वो नहीं है ये। मैं बात कर रहा हूं मेट्रिक टन्स की, कि टन्स में, मेट्रिक टन्स में जो है ड्रग्स किस तरीके से इंडिया के अंदर स्मगल की जा रही है, और इंडिया के अंदर जो हमारा यूथ है उसको उसका एडिक्ट बनाने। पंजाब का हाल आप सभी को पता है, आप आए दिन देखते होंगे कि ड्रग्स की सुई हाथ में लगाए लगाए सड़क के किनारे पंजाब का जो युवा है आपको मरी हुई हालत में मिलता है। और हज़ारों परिवारों के जो बच्चे थे पंजाब में, वो ड्रग्स की लत से मर गए। आज भी जो है ड्रग्स की लत से पंजाब बाहर नहीं आ पाया है। हर पॉलिटिकल पार्टी जो पंजाब में चुनाव लड़ने जाती है वो ये कहती है कि भाई हम ड्रग्स का खात्मा कर देंगे, लेकिन ड्रग्स का खात्मा नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो एक एडिक्शन ऐसा है, उसका, उसमें पैसा इतना है, इतने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं उसमें, इतना ज़्यादा, जो चाहे अधिकारी हों, चाहे नेता हों, किसी भी दल के हों,
उनको इतना पैसा मिलता है उस इंडस्ट्री से कि उसके ऊपर हाथ डालने की हिम्मत कोई नहीं करता। वो मेट्रिक टन्स में अब स्मगल हो रही है भारत में बांग्लादेश के थ्रू, और वो पाकिस्तान की आईएसआई किस तरीके से वो ये काम अंजाम दे रही है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। शुरुआत करते हैं बांग्लादेश के अंदर। ईरान में जैसे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर है, या जिस तरह से हिजबुल्ला है, इस तरह की एक मिलिशिया बनाने की तैयारी चल रही है बांग्लादेश के अंदर, जिसको इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी आर्मी कहते हैं। और ये मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, ये दावा एक पब्लिक पोस्ट में आशिकुर रहमान ने किया है, जो कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स मूवमेंट का नेता है। अब ये एंटी डिस्क्रिमिनेटरी स्टूडेंट्स मूवमेंट क्या है? ये वही संस्था है जिसने इस पूरे कू के दौरान, जो शेख हसीना को हटाया गया, इस पूरे कू के दौरान जिसने ग्राउंड पे काम किया, जिसने यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को खड़ा किया कि भाई आप खड़े हों और आप शेख हसीना के खिलाफ रिवॉल्ट करें, उसका जो नेता है आशिकुर रहमान जिम उसका पूरा नाम है, उसने ये जो है फेसबुक पोस्ट डाली। उसने कहा कि आप सभी ढाका यूनिवर्सिटी के कैंपस में सुबह 8 बजे पहुंचे, हम आपको 3 दिन की जो है मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद जो फर्दर ट्रेनिंग है आपको, चाहे वो हथियारों की ट्रेनिंग हो, आर्म्स एंड एम्यूनिशन की, वो सारी ट्रेनिंग आपको बांग्लादेश की आर्मी और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो देंगी। उसने ये पोस्ट डाला है वहां पे। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। और ये सेम वही मोडस ऑपरेंडी है जो CIA ने यूक्रेन में अपनाई थी। CIA ने जो ये मोडस ऑपरेंडी यूक्रेन में अपनाई थी, वही सेम मोडस ऑपरेंडी जो है ये यहाँ पे अपनाने की कोशिश हो रही है। वहां पे भी इस तरह से स्टूडेंट्स को तैयार किया गया, उनको जो सरकार थी उस सरकार के खिलाफ स्टूडेंट्स को विद्रोह के लिए भड़काया गया, उनको पैसे दिए गए, स्टूडेंट्स ने विद्रोह किया और चलती फिरती सरकार को यूक्रेन में, एक ऐसी सरकार जो कि न्यूट्रल थी, वो कहती थी कि भाई हम रशिया और अमेरिका दोनों के बीच में न्यूट्रल रहेंगे, हमारा ना रशिया से कोई लेना देना है, ना हमारा अमेरिका से कोई लेना देना है, हम न्यूट्रल है, ना हम रशिया को यहाँ पे इंटरफेयर करने देंगे अपने यहाँ, ना ही हम अमेरिका को नाटो का बेस यूक्रेन में देंगे। उसके खिलाफ एक विद्रोह भड़काया गया और उस सरकार को चलता किया गया। उन्होंने हमले किए, सेम हमले जिस तरह से बांग्लादेश में हुए, पुलिस स्टेशन पे हमले, जो रूलिंग पार्टी है उस रूलिंग पार्टी के नेताओं के घर पे हमले, उनके जो मिनिस्टर्स हैं उन मिनिस्टर्स के घर पे हमले। और आपको पता है, जब विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं या किसी भी देश में अगर किसान खड़े हो जाते हैं और वो जब घुसना शुरू कर देते हैं किसी भी बिल्डिंग में, तो वहां की जो लोकल फोर्सेस होती हैं वो उनके ऊपर फायर नहीं कर पाती, क्योंकि वो उनके ही देश के नागरिक हैं। अगर आज को भारत के अंदर अगर एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है या भारत में दिल्ली विश्वविद्यालय है, अगर यहाँ के जो विद्यार्थी हैं अगर ये घुसना शुरू कर दें किसी नेता के घर में, तो वहां पे खड़े हुई जो पुलिस वाले हैं वो क्या करेंगे? उन विद्यार्थियों के ऊपर गोली चला देंगे? बिल्कुल नहीं चलाएंगे। इसलिए आप देखेंगे कि फोर्सेस क्या करती हैं, वो वाटर कैनन का इस्तेमाल करती हैं, वो आंसू गैस के गोले छोड़ती हैं, वो उनको तितर बितर करती हैं ताकि वो उसकी बिल्डिंग के अंदर ना घुस पाए, वो उन जो सरकारी इमारत है उसके ऊपर कब्जा ना कर पाए, कि एक क्योस ना क्रिएट हो, एनार्की ना क्रिएट हो। जो भी एरिया है एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। भाई अगर प्रधानमंत्री आवास है तो प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचने के लिए आगे सुरक्षा कवच लगा दिए जाते हैं। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पहले ही लोगों को रोकना शुरू कर देते हैं कि अगर कुछ लोगों ने अगर पहली बाउंड्री क्रॉस कर ली तो दूसरी बाउंड्री पे लोग खड़े रहते हैं, दूसरी से तीसरी पे खड़े रहते हैं। एक पे मान लीजिए आंसू गैस से गोले लेके खड़े हैं, तो दूसरे पे वाटर कैनन्स लेके खड़े हैं, तीसरे पे, मतलब इतना थका देते हैं और इतना डिस्पर्स कर देते हैं क्राउड को कि कोई वहां तक पहुंच ही ना पाए। क्योंकि अगर वो पहुंच गए तो जो भारत का सैनिक है वो क्या करेगा? वो दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के ऊपर गोली चला देगा। वो तो उसका ही देश का नागरिक है, वो उसके ऊपर गोली चलाने की उसकी ट्रेनिंग नहीं है। तो ये सेम काम इन्होंने यूक्रेन में किया था, वहां पे तख्ता पलट हुआ। और हम आज देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध है वो किस तरीके से चल रहा है, और सेम परिस्थिति भारत और बांग्लादेश के बीच में क्रिएट करने के लिए ये सारी चीजें की गई हैं, और सेम मोडस ऑपरेंडी अपनाई जा रही है, सेम तरीका अपनाया जा रहा है। और आप देख लीजिए, आज यूक्रेन ने रूस के अंदर, हम आपको वो भी वीडियोस दिखा लेते हैं कि किस तरीके से यूक्रेन ने कामाकाजी ड्रोन्स जो होते हैं, वो कामाकाजी ड्रोन्स रूस के अंदर कजान शहर में उनकी बिल्डिंग्स के ऊपर, बिल्कुल 9/11 में जैसे हमला हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, उस तरीके का हमला कामाकाजी ड्रोन्स का यूज करके उन्होंने कजान शहर, जो कि मेन लैंड है रूस का, वहां पे उन्होंने हमला किया। ये हमला क्या यूक्रेन ने किया है? नहीं, यूक्रेन का तो नाम है। Беспилотник, смотри, беспилотник летит. Охренеть! Охренеть! Вот это пиздец! Охренеть! А там народ. वो कामाकाजी ड्रोन्स उनको प्रोवाइड किसने किए? वो प्रोवाइड किया अमेरिका ने।
उनको चलाने की ट्रेनिंग किसने दी? वो ट्रेनिंग दी CIA ने। ये हमले करने के लिए परमिशन किसने दी? वो CIA ने दी, यानी कि अमेरिकन स्टेट ने दी। और आप देख रहे हैं कि वो जो युद्ध है रूस और यूक्रेन का, उसमें कितना खून बह चुका है, कितने यूक्रेनियंस मर चुके हैं, कितने रूसी मर चुके हैं, कितने सैनिक मर चुके हैं। और अब सुपरसोनिक मिसाइल से हमले जो है वो रूस के द्वारा और बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल की जा रही हैं वहां पे उसको कंटेन करने के लिए। अब इसमें ISI की एंट्री हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका जो है वो इन जिहादियों को वहां पे कामाकाजी ड्रोन्स देगा, हो सकता है ना दे। अगर वो नहीं देगा, इसका क्या मतलब है? क्या पाकिस्तान भी नहीं देगा? पाकिस्तान देगा नहीं, पाकिस्तान दे रहा है। और उसकी भी डिटेल्स जो है वहां के जो खोजी पत्रकार है बांग्लादेश के, उन्होंने जो है सामने ला करके उन्होंने रखा है और उन्होंने बताया है किस तरीके से कई सारी शिपमेंट्स जो है वो कराची पोर्ट से बांग्लादेश में एनोनिमस शिपमेंट्स जो है वो लैंड कर रही हैं और उनके अंदर हथियार, गोला बारूद, बम, RDX और ये सारी चीजें जो है वो लोड करके भेजी गई हैं। एक पाकिस्तान जैसा देश जिसके पास खुद के खाने के लिए नहीं है। 2 साल पहले वहां पे इतना अकाल पड़ गया था कि चीनी जो है वो 500 रुपए 600 रुपए किलो बिक रही थी। इतनी किल्लत हो गई थी चीनी की। वो पाकिस्तान बांग्लादेश को 25,000 मेट्रिक टन चीनी सप्लाई कर रहा है। कितना? 25,000 मेट्रिक टन चीनी पाकिस्तान जैसा भिखारी कंगला देश वो बांग्लादेश को सप्लाई कर रहा है? जी नहीं, वो चीनी सप्लाई कर ही नहीं रहा। वो 25,000 मेट्रिक टन हथियार हैं, गोला है, बारूद है, उनमें वो मौत का सामान है जो आपके और मेरे लिए, हम भारतीयों के लिए बांग्लादेश पहुंचाया जा रहा है। और इनको चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तान आर्मी के जो SSG कमांडोज हैं, जिस तरह आपके यहाँ पे पैरा SF है इंडिया में एक स्पेशल ऑपरेशंस के लिए जो हम यूज करते हैं जिस यूनिट को अपनी फौज के, इंडियन आर्मी के, मरून बरेट जिनको कहते हैं, जैसे भारत में पैरा SF है इंडियन आर्मी की, उसी तरीके से वहां पे SSG कमांडोज हैं। SSG जो है वो 1955 में जो है वो वहाँ पे स्टैब्लिश की गई थी पाकिस्तान आर्मी के अंदर स्पेशल ऑपरेशंस के लिए। परवेज मुशर्रफ जो खुद पाकिस्तान आर्मी चीफ था वो खुद उसी यूनिट्स का ऑफिसर था, SSG का था। इनका काम होता है कि एनिमी टेरिटरी के अंदर घुस करके ऑपरेशंस करना। जिस तरह से उरी के बाद जब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो वो हमारे पैरा SF कमांडोज थे जो पाकिस्तान के अंदर घुसे और उन्होंने जाकर के वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक की थी। आप में से जिन लोगों ने उरी फिल्म आई थी अगर आपने देखा होगा तो वो बेसिकली पैरा SF की यूनिट थी जो पाकिस्तान के अंदर घुसी थी। विकी कौशल ने वो रोल प्ले किया था। इस तरह की यूनिट दुनिया के ऑलमोस्ट हर देश में उनकी फौज के अंदर स्पेशल ऑपरेशंस के लिए होती हैं। जिस तरीके से रशिया में स्पेत्सनाज है, अमेरिका में नेवी सील्स हैं, जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड में SAS है, इजराइल में सिरत मतकाल है और इंडिया में पैरा SF हो गई। तो ये सारी जो यूनिट्स हैं, ये सारी की सारी यूनिट्स स्पेशल ऑपरेशंस के लिए होती हैं। उनके कमांडोज इसी साल नवंबर में बांग्लादेश में पहुंचे हैं और हिजबुत तहरीर जो कि बेसिकली अल-कायदा है बांग्लादेश में, आप वो अल-कायदा ही समझिए। आसाम पुलिस ने जो पकड़े हैं वो सारे हिजबुत तहरीर वाले ही हैं जो जिनको अल-कायदा हम बता रहे हैं। उनको ट्रेनिंग देने के लिए ढाका में 5 SSG के जो सीनियर ट्रेनर्स हैं वो कतर के थ्रू जो है वो वहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने वहाँ पे ट्रेनिंग देनी उनको शुरू की है। वो जो हमने आपको बताया ना, आशिकुर रहमान जिम जो कह रहा था कि भाई हम 3 दिन की मार्शल आर्ट ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद आगे की ट्रेनिंग जो है वो हमारी बांग्लादेश की आर्मी और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो देंगी, वो नहीं देंगी। वो ट्रेनिंग यही 5 SSG कमांडो वहाँ पे दे रहे हैं। उसी साल पिछले महीने नवंबर में वो वहाँ पहुँचे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बांग्लादेश के अंदर के पत्रकार कह रहे हैं। ये ट्रेनिंग सिर्फ बांग्लादेश के अंदर नहीं चल रही है। तरबेला, खैबर पख्तूनख्वा जो कि एक राज्य है पाकिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तरबेला ज़िले के अंदर जो SSG का बेस है वहाँ पे 300 हिजबुत तहरीर के जो आतंकवादी हैं उनकी ट्रेनिंग इस समय SSG जो है वो कर रही है। और ये सारे के सारे 25-25 के बैच में 12 बैचेज में जो है 25-25 आतंकवादी जो है वो वहाँ पहुँचाए गए हैं अलग अलग रास्तों से और उनकी वहाँ पे ट्रेनिंग शुरू हो गई है। और फिर वो ट्रेनिंग लेके क्या करेंगे? बांग्लादेश के अंदर ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। वो ट्रेनिंग लेके क्या करेंगे? मोहम्मद यूनुस को सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे या चालान काटेंगे सड़क पे खड़े होकर के? वो ट्रेनिंग इसलिए दी जा रही है क्योंकि फिर उनको इंडिया के अंदर घुसाना है, जिस तरीके से आज आसाम में पकड़े गए हैं। और इतना ही नहीं, खुद लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद के जो आतंकवादी जो कि अब जम्मू कश्मीर से घुस नहीं पाते हैं या इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ से घुस नहीं पाते हैं, डायरेक्टली आते हैं तो या तो मार दिए जाते हैं या अगर वो कुछ करने में सफल भी हो जाते हैं, पठानकोट टाइप या उरी टाइप, तो इंडिया पलट के जो है रीस्ट्राइक कर देता है, वहाँ पे बालाकोट कर देता है। तो अब उन्होंने ये क्या किया है कि इनको सबको उठा करके अब वो बांग्लादेश भेज रहे हैं।
बांग्लादेश भेज रहे हैं ताकि बांग्लादेश भेजने के बाद ये वहां से जो है और लोगों को ट्रेनिंग दे सके, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे बिहारी मुसलमान जो बांग्लादेश आज़ाद हुआ, बांग्लादेश आज़ाद होने के बाद ये बहुत सारे बिहारी मुसलमान रहा करते थे बांग्लादेश में। वो बिहारी मुसलमान वो थे जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से, बिहार से, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों से, उड़ीसा के कुछ इलाकों से गए थे ईस्ट पाकिस्तान 1947 पार्टीशन के बाद। हर कोई लाहौर और हर कोई जो है कराची छोड़ ही गया था, बहुत सारे ईस्ट पाकिस्तान भी गए थे, क्योंकि उनके लिए जो बनारस में रहने वाला मुसलमान था या मऊ में रहने वाला, गाजीपुर में रहने वाला, मुजफ्फरपुर और दरभंगा और इधर के इलाकों में रहने वाले जो उर्दू स्पीकिंग मुसलमान थे, ये सारे के सारे उठ करके उनके लिए ईस्ट पाकिस्तान यानी कि ढाका जाना ज़्यादा आसान था। उनकी फूडिंग हैबिट ज़्यादा वहाँ से मिलती थी, तो ये सारे उठ करके वहाँ पे गए। तो वहाँ पे जाने के बाद जब 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया पाकिस्तान की आर्मी ने और 3 से 4 लाख बंगाली औरतों का बलात्कार किया, जिसमें बहुत सारी हिंदू भी औरतें थी, उन बंगाली औरतों के बलात्कार किए और करीब 30 से 40 लाख बंगालियों को जान से मारा उस ऑपरेशन सर्च लाइट में। उस ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान जो पाकिस्तान आर्मी के सपोर्ट कर रहे थे बंगालियों के खिलाफ, वो कौन थे? वो यही बिहारी मुसलमान थे जो कि बिहार से, उड़ीसा से और पूर्वी उत्तर प्रदेश से उठ करके बांग्लादेश यानी कि तब के ईस्ट पाकिस्तान गए थे। जब बांग्लादेश बन गया तो उनमें से बहुत के खिलाफ कार्रवाई हुई, उनमें से बहुत सारों को जो है जेल में डाला गया, बहुत सारों को फांसियां दी गई, उनके खिलाफ मुकदमे चलाए गए ह्यूमन राइट्स वायलेशन के, और उनमें से बहुत सारे जो है उनको घेटवाइज कर दिया गया, वो अपने अपने इलाकों में घेटवाइज होकर के रह गए और उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया। और वहाँ की सेना ने और वहाँ की तत्कालीन सरकार ने लिमिटेशन लगाई उनके ऊपर, लेकिन उनके अंदर जो, और उनको कहते हैं स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज, कि जो पाकिस्तानीज जो फंस गए हैं इस पाकिस्तान में बांग्लादेश बनने के बाद, क्योंकि उनमें से बहुत सारे भाग करके वापस कराची भी चले गए जब वहां पे जब सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन जो नहीं जा पाए उनकी संख्या लगभग 5 लाख है। अब ये जो सरकार आई है और जब आईएसआई का वहां पे इंटरवेंशन बढ़ा है, तो उन्होंने मेक श्योर ये किया है कि इन बिहारी मुसलमानों को और ताकत दी जाए और इनका इस्तेमाल किया जाए। इस पूरे कू के दौरान जो शेख हसीना के खिलाफ हुआ, शेख हसीना की पार्टी की जो लीडरशिप थी, उनकी जो हत्याएं कराना, हिंदुओं के घर जलाना, हिंदुओं के मंदिर जलाना, और बेसिकली हिंदुस्तान से जो बदला लेने के लिए जो हिंदुओं के खिलाफ और शेख हसीना की पार्टी के जो नेता थे उनके खिलाफ जो सारी कार्रवाई की गई, उसमें बहुत सारी जो कार्रवाई है वो इन्हीं सो कॉल्ड स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज या आप कह लीजिए कि जो बंगाली मुसलमान हैं, इन्होंने की। और ये ज़्यादातर कौन से पेशे में जो है इन्वॉल्व रहते हैं? ये ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग स्मगलिंग, लड़कियां स्मगल करने में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, मतलब आर्म्स स्मगलिंग, इन्हीं चीज़ों में ये इन्वॉल्व रहते हैं। ये यही काम ही करते हैं जितने 2 नंबर के काम है। तो अब इनको भी, क्योंकि ये 5 लाख हैं संख्या में और उर्दू स्पीकिंग है, बांग्ला स्पीकिंग नहीं है, तो आईएसआई के लिए बड़ा आसान है कि इनको रिक्रूट करके, इनको ट्रेन करके तैयार किया जाए। और इनके अंदर एक वेहेमेंटली एक एंटी इंडिया हेट्रेड है, क्योंकि ये मान रहे हैं कि हमें जो पिछले 40 साल से 50 साल से जो हमारे खिलाफ जो परसिक्यूशन हुआ है, कहीं ना कहीं इसके लिए इंडिया जिम्मेदार है। ये जिम्मेदार नहीं है। जब ये बंगाली औरतों का बलात्कार कर रहे थे, उनके घर जला रहे थे, उनके लोगों को मार रहे थे, हिंदुओं के मंदिर जला रहे थे 1971 में, तो ये जिम्मेदार नहीं है। लेकिन उसको रोकने के लिए भारत गया, तो उसके लिए भारत जिम्मेदार है कि हमको बलात्कार क्यों नहीं करने दिया गया बंगाली औरतों का, हमें बलात्कार क्यों नहीं करने दिया गया हिंदू औरतों का। वो एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट ग्राउंड मिला है। तो आईएसआई की पूरी कोशिश ये है, और ये यही लोग यूज हो रहे हैं, वो जो ड्रग स्मगल हो रही है इंडिया में, क्योंकि ये वही काम कर रहे हैं पिछले 50 साल से, तो इनकी एक्सपर्टीज है ड्रग स्मगल करने में, आर्म्स स्मगल करने की। और उर्दू स्पीकिंग है तो एक बड़ा आसान है। और आईएसआई ढूंढ रही है इन बंगाली मुसलमानों को, और ढूंढ करके इनको पैसा दे करके, इनको सर्विसेज दे करके रिक्रूट कर रही है, क्योंकि इनको भारत के अंदर भेजना, क्योंकि हो सकता है जो बांग्ला स्पीकिंग मुसलमान है, जो बंगाली मुसलमान है, हो सकता है वो इंडिया के अंदर उतना एसिमिलेट ना हो पाए। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल तक तो एसिमिलेट हो जाएगा, घुल मिल जाएगा, लेकिन दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में वो एसिमिलेट नहीं हो पाएगा। पकड़ा जाएगा कि ये तो बांग्ला स्पीकिंग है, उसके एक्सेंट से मालूम चलेगा, लेकिन ये तो उर्दू स्पीकिंग है। तो ये तो बहुत आसानी से यूपी में भी घुल मिल जाएंगे, मध्य प्रदेश में भी घुल मिल जाएंगे। तो इनको रिक्रूट करके इनको भेजा जाए, ये ड्राइव भी चल रही है। और ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, ये बांग्लादेश के पत्रकारों ने लिखा है। और हिजबुत तहरीर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, और मैंने हिजबुल्लाह और आईआरजीसी का नाम क्यों लिया, क्योंकि ये जैसे हिजबुल्लाह थी, हिजबुल्लाह कोई ऐसी संस्था नहीं थी जिसमें सारे के सारे लोग वर्दी पहन करके जो है वो काम करने वाले लोग थे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स थे, इजराइल के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो क्या था कि भाई हिजबुल्लाह के फाइटर्स तो बैंक में मैनेजर भी है, कैशियर भी हैं, आपको पता ही नहीं कि वो हिजबुल्लाह के मेंबर है। जब वो पेजर्स फटे थे तो लोग कह रहे थे कि यार तो हॉस्पिटल में फट गया, बैंक में फट गया, सुपरमार्केट में फट गया। वो कैसे फट गया?
क्योंकि किसी को नहीं मालूम था कि वो हिजबुल्लाह के फाइटर है। वो कॉलेज में प्रोफेसर था, हॉस्पिटल में डॉक्टर था, नर्स था, सुपरमार्केट में नौकरी करता था, कैशियर था। आम लोग, किसी को नहीं पता वो कौन है। लोग तो ये तो आम आदमी है। लेकिन जब पेजर फटे लोगों को मालूम चला कि हिजबुल्लाह की पेनिट्रेशन कहां तक है, हिजबुल्लाह के फाइटर्स कितने हैं एक्चुअली। वो जो सिर्फ 1 लाख वर्दी पहन के सड़कों पे घूम रहे हैं, सिर्फ वो उसके फाइटर्स नहीं है। सेम उसी तरीके से हिजबुत तहरीर है। हिजबुत तहरीर के लोग बांग्लादेश में यूनिवर्सिटी में टीचर भी हैं, बैंक में मैनेजर भी हैं। हिजबुत तहरीर के लोग वहाँ पे सेना के अंदर ऑफिसर भी हैं, जवान भी हैं, पुलिस के अंदर भी नौकरी करने वाले लोग हैं। हिजबुत तहरीर के लोग, क्योंकि वो वैचारिक रूप से उस संस्था से जुड़े हुए हैं, जब वो संस्था उनको आवाज़ देगी वो आ जाएंगे, जब उस संस्था की एग्जिस्टेंस पे खतरा आएगा वो ज्वाइन कर लेंगे। तो बिल्कुल उस तरीके का मॉडल है हिजबुत तहरीर। सिर्फ इसी साल 1400 हिजबुत तहरीर के लोग सितंबर महीने में, एक महीने में 1400 हिजबुत तहरीर के लोग सिर्फ त्रिपुरा से पकड़े गए। बांग्लादेश के अंदर नहीं, भारत के त्रिपुरा के अंदर सिर्फ सितंबर महीने में 1400 हिजबुत तहरीर के आतंकवादी, बांग्लादेशी आतंकवादी त्रिपुरा में पकड़े गए। और जांच में पता चला कि बहुत सारे जो सर्विंग और रिटायर्ड बांग्लादेश आर्मी के ऑफिसर्स हैं, या ऐसे ऑफिसर जिनको नौकरी से निकाल दिया गया था बांग्लादेश आर्मी के अंदर से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज थे, शेख हसीना की सरकार ने उनको निकाल दिया, वो पाए गए हैं हथियार सप्लाई करते हुए, ड्रग सप्लाई करते हुए, आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई करते हुए, बॉम्ब सप्लाई करते हुए। किसको? अंसारुल्लाह बांग्ला क्या है? बेसिकली अंसार अल इस्लाम नाम की जो अब आतंकवादी संगठन है, उसको पहले अंसारुल बांग्ला कहते थे। वो अल कायदा की लोकल एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि वो अल कायदा को समर्थन देने वाली आतंकवादी संगठन है, और हिजबुत तहरीर के साथ ही वो मिलकर के काम करती है। मैंने आपको बताया कि वैचारिक समर्थन उसी तरीके से फौज और पुलिस और अलग अलग जो सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने वाले स्टूडेंट्स को कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने वाले, ये आतंकवादी हैं। और उसके आगे बांग्लादेश के जो पत्रकार हैं उन्होंने बताया कि इस साल जुलाई में 50,000 तक बिहारी जो मुसलमान हैं इनको रिक्रूट कर लिया गया है आईएसआई द्वारा। और ये पूरे बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग पुलिस स्टेशंस के ऊपर हमले कर रहे हैं, और पुलिस वो हमले होने दे रही है, फौज वो हमले होने दे रही है। वो घुसते हैं, घुस करके वहाँ की जो हथियार हैं जो पुलिस स्टेशंस के अंदर हैं उनको वो लूट लेते हैं। तो क्या है, ये एक पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान है कि भाई अगर सरकार खुद बांटेगी, अगर पुलिस या फौज खुद बांटेगी अगर इनको हथियार, तो फिर तो दुनिया में एक्सपोज हो जाएंगे कि भाई आप तो खुद लोगों को बांट रहे हैं इन आतंकवादियों को हथियार। तो इनको क्या किया कि भाई तुम कुछ मत करो, तुम बस घुस करके लूटो, और लूट करके पुलिस स्टेशन को आग लगा दो, हम कुछ नहीं करेंगे। इस तरीके से क्या होगा कि ग्लोबली भी हम ये कह देंगे भाई हमारे यहाँ तो डकैती पड़ी, हमारे यहाँ तो लोगों ने लूटा है, हमने कोई बांटा थोड़ी है, हम तो विक्टिम हैं, हमारे तो पुलिस स्टेशन जले हैं, हमारे तो लोगों को कैजुअलिटीज हुई हैं। तो इस तरीके से कैजुअलिटी आज तक एक भी नहीं हुई, मरा कोई नहीं, कोई बांग्लादेश का पुलिस वाला आज तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ है कि उसके पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला हुआ हो और वो अपने पुलिस स्टेशन को बचाने में घायल हो गया हो या वो जान से चला गया हो। एक भी मौत नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि पुलिस कह रही है कि ठीक है आओ, आकर के लेके जाओ, क्योंकि वो पुलिस वाले भी उसी हिजबुत तहरीर की मानसिकता के लोग हैं। ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, जो उनके कमांडर्स हैं फौज के अंदर, जो उनके ऊपर सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो उसी माइंडसेट के लोग हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आने दो, लेके जाने दो, और आग लगाते हैं लगाने दो, तुम वहां से हट जाओ। तो आप सोचिए 50,000 तो ऑलरेडी जो है वहां पे घूम करके सारे पुलिस स्टेशन लूट चुके हैं, वहां से हथियार लूट चुके हैं ये बिहारी मुसलमान जो कि पाकिस्तान की आईएसआई के लॉयलिस्ट हैं, और उनके कहने पे ये सारा काम कर रहे हैं। और जशीमुद्दीन रहमानी जो कि अंसारुल बांग्ला का जो नेता है, या जिसको अब अंसारुल इस्लाम कहते हैं, उसने ओपनली बोला है, वो एक पूरी विंग चला रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई ये जो बिहारी मुसलमान है इनको इंडिया के अंदर भेजो, और इनको भेज के इनको एज अ स्लीपर सेल वहां पे रखो। और उनमें से बहुत सारे यहाँ आ चुके हैं, ये भी बांग्लादेश के ही जो रिपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि उनमें से बहुत सारे इंडिया के अंदर आ चुके हैं, और वो स्लीपर सेल की तरह इंडिया के, भारत के अलग अलग शहरों में जो है वो स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। जैसे से यहाँ पे बांग्लादेशी रहते हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई किसी घर में नौकरी कर रहा है, कोई डॉग वॉकर है, कोई किसी घर में बर्तन मांज रहा है, इस तरह से वो आकर के पूरे इंडिया में आकर के वो फैल रहे हैं धीरे धीरे। उसका एजेंडा ये है कि इंडिया में इस तरीके के और भी बहुत सारे हजारों की तादाद में ये स्लीपर सेल्स भेजे जाएं, और ये पूरा एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से सारा काम किया जा रहा है। उन्होंने अपनी एक साइबर विंग बनाई हुई है, और जिस साइबर विंग का यूज करके वो इंडिया में जो वो बांग्ला स्पीकिंग जो पत्रकार है या वो बांग्ला स्पीकिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि ये काम कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई
आप मास रिपोर्टिंग करो, मास रिपोर्टिंग करके पेजेस को डिलीट कराओ। अगर किसी यूट्यूब चैनल पे, किसी फेसबुक पेज पे अगर हमारे खिलाफ हमको एक्सपोज किया जा रहा है तो उसके खिलाफ मास रिपोर्टिंग करके, अगर किसी पे सच बताया जा रहा है तो मास रिपोर्टिंग करके इसकी रीच कंप्रेस कराओ, इसको चैनल को डिलीट कराओ, इसके हैंडल को डिलीट कराओ। इसी तरीके से मयूख रंजन घोष जो कि एक बंगाली पत्रकार हैं, उनका हैंडल सस्पेंड करा दिया गया, उसकी एक आतंकवादी संगठन की साइबर विंग का इस्तेमाल करके, क्योंकि वो सच बता रहे थे। वो बता रहे थे कि किस तरीके से सारी चीजें बांग्लादेश के अंदर अनफोल्ड हो रही है और किस तरह से जिहादी जो है टेक ओवर कर रहे हैं, किस तरह से आईएसआई और ये सारे मिलकर के यहाँ पे काम कर रहे हैं और हिंदुओं के खिलाफ कितनी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। इसकी वजह से उन्होंने उसका अकाउंट सस्पेंड करा दिया। हमारे यहाँ तो लोगों से एक लाइक नहीं दबाया जाता, वीडियो शेयर नहीं किया जाता। आप सोचिए कि वो कितने डेडिकेटेड है, जिहादी कितने डेडिकेटेड है। उसके बाद उसको बोस्ट कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के पोस्ट कर रहे हैं, ये देखो हमने करा दिया है सस्पेंड इसका अकाउंट। अल्लाह अकबर। और साइबर विंग का नाम क्या दिया है? बांग्लादेश सिविलियन फोर्स। उनका एक नेटवर्क है पूरा। उनको जो फॉलो करने वाले लोग हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में इन हैंडल्स को रिपोर्ट कीजिए, और चाहे उसकी संस्था के लोग हों चाहे ना हो, एक ऑर्डिनरी बंगाली मुसलमान है वो उसको अपना फर्ज समझ करके कि नहीं ये कह रहे हैं तो दीन का काम है ये, तो रिपोर्ट करो रिपोर्ट करो रिपोर्ट करो, रिपोर्ट करके डिलीट करा दे रहे हैं। हमारे यहाँ लोगों को पुष्पा देखने से फुर्सत नहीं निकल रही। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि किस तरीके से आईएसआई के हैंडलर जो है इन बिहारी मुसलमानों को पैसा दे रहे हैं, उनको यूज कर रहे हैं। और आने वाला समय बहुत चिंता का समय है। अभी भी यूनाइट होइए। आपको लगता है ना कि आप बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है। क्या इंडिया रशिया से बड़ी मिलिट्री पावर है? एक यूक्रेन ने रशिया के नाक में दम कर रखा है, आज उसके शहर के अंदर ड्रोन से हमले कर रहे हैं, उनकी बिल्डिंगों पे कामाकाजी ड्रोन्स लगा करके जो सुसाइडल हमले हो रहे हैं। आपको पता नहीं कौन सी अफीम चटाई जा रही है रोज रोज चैनलों पे बैठ करके। आपको रोज बताया जा रहा है कि इंडिया यहाँ पे ये कर दे रहा है, इंडिया वहां वो कर दे रहा है, इंडिया तो अभी बांग्लादेश को 5 मिनट में ठीक कर देगा। यूक्रेन कर ले रहा है, यूक्रेन को ठीक कर ले रहा है रशिया। जब ग्लोबल वेस्टेड इंटरेस्ट जब इन्वॉल्व हो जाएंगे, जब एक न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान जैसा खड़ा हो जाएगा उसके पीछे जाके, जब अमेरिका की CIA के इंटरेस्ट वहां पे कन्वर्ज कर गए हैं, जो कि उन्होंने ही रेजिम चेंज कराया है, तो आप कर लेंगे खत्म। हम रूस से बड़ी सुपर पावर नहीं है, रूस से बड़ी हम इकोनॉमिक पावर है। रूस से बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे इंडिया, चौथे नंबर पे रूस है। सिर्फ यही एक चीज है जिसमें आप रूस से आगे हैं, बाकी मिलिटरीली आप उनसे आगे नहीं है। आपकी ये ब्रह्मोस मिसाइल भी रूस के ही सहयोग से बनी है, आपके टैंक भी जो है वो रूस से आते हैं, आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 वो रूस से आया हुआ है, आपके जो Su-30 MKI जो फाइटर जेट्स हैं और आपके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं विक्रमादित्य जैसे, ये रूस से आए हैं। अब रूस से बड़े मिलिट्री पावर नहीं है। तो अगर रूस की हालत है तो आप सोचिए बांग्लादेश को इस्तेमाल करके आपके साथ होगा क्या। बाकी पुष्पा देखिए और जाइए देखिए किस तरह से इंडिया जो है वो सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है, और इंडिया जो है किस तरीके से बांग्लादेश को कल ठीक करने वाला है, म्यांमार को परसों ठीक करने वाला है, रोहिंग्यास को नरसों ठीक करने वाला है। ये सब देखिए। और 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो बढ़िया सड़क पे निकल करके नाचिएगा चुनरी ओढ़ करके। बहुत बहुत धन्यवाद।